हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको टोटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझाया हुआ है, जिसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, किन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको वहां पर दे रखी है, जो कि हमारा पहला लेक्चर है। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर उसे क्लिक करिए, पहले वो पहला लेक्चर देखिए, वो समझ लीजिए, देन कम टू माय सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उसका पार्ट मैंने उस पहले लेक्चर में ही कवर किया हुआ है कि किस तरीके से चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ता है, क्या क्या चीजें हमें वहां पर पढ़नी है। उसमें से पहले जो 2-3 पॉइंट है वो आज मैं आपको इस वाले लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। अगर कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पाना है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब हम लोग आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है उसके अंदर हम लोग ये कुछ 4-5 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज है केमिकल चेंज क्या होता है, व्हाट इज अ केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज ही सिर्फ नहीं समझेंगे, हम ये भी समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है और क्या सच में केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी मैं आज समझाऊंगा आपको। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैसे हम ये पहचानें कि केमिकल चेंज कोई एक रिएक्शन हुई है या कोई एक केमिकल चेंज हुआ है, तो वो सच में केमिकल चेंज है, ये मैं कैसे पहचान सकता हूं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर अगर कहीं केमिकल चेंज है तो वहां केमिकल रिएक्शन हुई होगी, अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, उसका वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। क्लास 9th का लेक्चर जो कि आपने अपने स्कूल में या अपने ट्यूशन में पढ़ा हुआ होगा, वहां पे क्लास 9th में आपके टीचर ने आपको सिखाया हुआ है कि वैलेंसी क्या होती है, हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। देन विल प्रोसीड, आगे की ओर बढ़ेंगे कि कैसे हम इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद जनरली हम इक्वेशन जब लिख देते हैं, उस इक्वेशन को लिखने के बाद उसमें 2 कैटेगरी होती है, या तो बैलेंस्ड होगा नहीं तो अनबैलेंस्ड होगा। अगर कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फॉलो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें बैलेंसिंग का काम करना पड़ता है। तो यह बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते क्या है, यहां तक आज के लेक्चर में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब हम अपने पहले टॉपिक को समझते हैं, दैट इज व्हाट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, पहले हम उसके डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन को समझने के बाद देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि केमिकल चेंज क्या है और एक फिजिकल चेंज क्या है, एंड हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन अ केमिकल चेंज एज वेल एज ना फिजिकल चेंज। तो सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। तो देखिए डेफिनेशन कहती है द चेंज इन व्हिच द ओरिजिनल सब्सटेंस, ऐसा एक चेंज जिसके अंदर जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस मतलब जिसको आपने लिया हुआ है, जिसमें आप चेंज को चेक करना चाहते हैं, सब्सटेंस लूजेस इट्स आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी खो देता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मतलब अपना कलर चेंज कर दे, अपना टेम्परेचर चेंज कर दे, अपना स्टेट चेंज कर दे, अपना टेम्परेचर, कुछ भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज आ जाए तो वो सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी, ओरिजिनल जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो लूजेस इट्स आइडेंटिटी एज वेल एज द नेचर, अपने नेचर को भी चेंज कर देता है। नेचर मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस, वो जिस स्टेट में था, जनरली हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसका नेचर क्या है, वो चेंज कर देता है। एंड फॉर्म्स डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने नेचर को ही नहीं बदलता है, साथ साथ वो एक नया केमिकल सब्सटेंस भी पैदा कर देता है। अगर ऐसा कहीं पर हम देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने पानी देखा है, पानी का आपने तीनों फॉर्म पढ़ा हुआ है। व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर? आपने वाटर आइस फॉर्म में देखा है, आपने वाटर लिक्विड फॉर्म में देखा है, एंड आपने वाटर वेपर फॉर्म में देखा है। अब मैं इसे लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, वाटर आपने तीनों फॉर्म में देखा हुआ है,
H2O, या आपने आइस फॉर्म में देखा जो कि सॉलिड फॉर्म है, H2O आपने लिक्विड फॉर्म में भी देखा हुआ है, और H2O आपने वेपर फॉर्म में भी देखा हुआ है। अब देखिए, जब हम वाटर को आइस के फॉर्म में देख रहे हैं, लिक्विड के फॉर्म में देख रहे हैं, या फिर वेपर के फॉर्म में देख रहे हैं, तीनों में एक चीज बहुत कॉमन है। व्हाट इज दैट? एक चीज, तीनों का जो केमिकल इक्वेशन है या केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा है रिएक्शन हो जाने के बाद या केमिकल चेंज हो जाने के बाद, then we say it as it is a physical change। फिजिकल चेंज मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? उसकी वॉल्यूम चेंज कर रही है, उसका शेप एंड साइज चेंज कर रहा है, उसका स्टेट चेंज कर जा रहा है। वो सॉलिड में था, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया ना, उसका फॉर्मूला चेंज हुआ, उसका स्टेट चेंज कर जाता है, उसका शेप चेंज कर जाता है, उसका वॉल्यूम चेंज कर जाता है। यानी अगर इन टोटो बोला जाए तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गए? चेंज हो गए। अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो इस प्रकार के चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, हम लोगों के हाइट का बढ़ना, हमारा हाइट जो बढ़ रहा है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं जहां पे फिजिकली थिंग्स आर चेंजिंग, वॉल्यूम चेंज हो गया, शेप चेंज कर गया, साइज चेंज कर गया, स्टेट चेंज कर गया। ऐसा कोई चेंज जहां पे इस तरह के चेंजेस आते हैं उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसके विपरीत केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज वो उस तरह का चेंज है जहां पर जिस सब्सटेंस को आपने ओरिजिनली लिया था उसकी टोटल आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। आपने पेपर लिया, पेपर को आपने जला दिया, अब जो आपके पास राख बचा हुआ है उस पेपर का जो रिमेनिंग है, दैट इज कैन यू अगेन टेक बैक टू द पेपर फॉर्म? हम उसे दोबारा पेपर नहीं बना सकते हैं। इस तरह के चेंजेस जहां पे चीजें वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले जाए जा सकती है, उस तरह के चेंज को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में फॉर्मूला चेंज कर जाता है सब्सटेंस का, केमिकल चेंज में उसका वॉल्यूम चेंज कर जाता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, उसके फिजिकल स्टेट चेंज हो जाते हैं। इस तरह के जहां पे चेंजेस दिखाई देते हैं तो सब्सटेंस इज नोन एज, द सब्सटेंस के साथ जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी चेंज कर जाती है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। होप कि केमिकल चेंज आपको अच्छे से समझ में आ गया। केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है, इसके बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया है। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो चीजें जिससे मुझे ये पता चलने वाली है कि अगर मैं किसी केमिकल चेंज को देखूं तो हाउ विल आई आइडेंटिफाई इट। जैसे अगर मेरे से कोई एक एग्जांपल पूछता है कि बताइए एक इंसान को जब आप देखेंगे तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, तो हम कहेंगे उसके एक नाक है, दो आंख है, एक मुंह है, दो कान है, कुछ बाल होंगे सर के ऊपर। तो इस तरह से जब हम कहते हैं ना कि तो आप एक किसी इस तरह के चेहरे को देखेंगे तो आप कह सकते हैं प्रोबेबली ये एक आदमी है या एक इंसान है। ठीक उसी तरीके से केमिकल चेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब चीजें अगर मैं देखता हूं होते हुए किसी पर्टिकुलर चेंज में, किसी तरह के चेंज में, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि हाँ अगर ये हुआ है या ये हुआ है या ये हुआ है या इनमें से कुछ भी हुआ है तो ये केमिकल चेंज ही है। तो उस तरह से कुछ 5-6 पॉइंट्स दिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर जो अब तक आप लोग शायद पढ़ भी लिए होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करके उसको अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है चेंज इन कलर। मैंने आपसे कहा था कि केमिकल चेंज जो है उसका कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है, मतलब आंख से चेंज को पहचान सकते हैं। अब चेंज इन कलर, अगर मान लीजिए पहले कोई चीज ब्राउन कलर की थी, बाद में ब्लैक हो गई, या पहले कोई ब्लैक था वो ब्राउन हो गया, रेड था येलो हो गया, इस तरह का चेंज इन कलर अगर एकदम आपको दिखाई दे रहा है then it is 100% a chemical change। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। आपने आयरन देखा हुआ है, आयरन जनरली किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। द मोमेंट उस पर रस्ट लगता है वो ब्लैक से किस में कन्वर्ट हो जाता है?
ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन पूरा एक कॉन्सेप्ट है, हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि रस्टिंग क्या है। रस्टिंग आपने शायद एक्सपेरिमेंट भी किया होगा रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? द ईटिंग अवे ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में जब ये प्रोसेस होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। अब रस्टिंग में पहले क्या कलर था? आयरन का ब्लैक कलर था, बाद में अगर ब्राउन कलर हो गया, मुझे क्लियरली चेंज इन कलर दिखाई दे रहा है। इफ चेंज इन कलर मुझे विजिबल है, इसका मतलब रिएक्शन 100% एक केमिकल चेंज है। ये जो चेंज है वो किस तरह का चेंज है? केमिकल चेंज है। तो कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस अगर चेंज कर रहा है तो 100% मान के चलिए कि वहां केमिकल चेंज हुआ ही होगा। बट ऑलवेज सिर्फ स्टेट चेंज ही अगर हो रहा है देन हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया था। वाटर के केस में स्टेट तो चेंज कर रहा था बट केमिकल फॉर्मूला वाज नॉट चेंजिंग, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि यही अगर सिर्फ हो रहा है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। ये एकमात्र कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर इन सब के साथ साथ ये भी हो रहा है इसका मतलब वो केमिकल चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज कर जाए। आपने एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक एग्जांपल लिया था वो पेपर बर्निंग वाला, या फिर आपने एक एग्जांपल मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब्स में अपने स्कूल के अंदर। वो अगर रिबन को हम जलाते हैं उसका जो एशेस है, पहले वो सॉलिड रिबन होता है, बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो सॉलिड ही रहता है लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, और उससे कुछ गैसेस इवॉल्व होते हैं। ये जो चेंज है स्टेट में कि एक रिबन कंप्लीटली ऐश में बन गया और पूरे गैस वहां से निकल गया, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसको बोलते हैं हम मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। इसके केस में स्टेट चेंज कर गया और द मोमेंट स्टेट चेंज किया रिएक्शन किस तरह की होगी? केमिकल चेंज होगी। तो ये कुछ सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मैंने आपको बता ही दिया है। कभी भी हम मेटल की एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे हम लोग, जब कभी भी किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं 100% वहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता ही होता है। या फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपने ऐड किया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, H2 प्लस आपने O2 ऐड किया और सीधे वेपर स्टेट में मिल गया अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो कुछ इस तरह के रिएक्शंस जहां पे अगर गैस इवॉल्व होता मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं 100% कह सकता हूं कि किस तरह का चेंज है? एक केमिकल चेंज है। होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है केमिकल चेंज के कैसे पहचानेंगे हम केमिकल चेंज को। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है चेंज इन टेम्परेचर का। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है? सपोज करिए चेंज से पहले जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज 200 डिग्री सेल्सियस या सपोज करो 300 केल्विन है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो सपोज करो 300 केल्विन है और पोस्ट चेंज या चेंज हो जाने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन हो गया, या अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस बात करूं तो पहले 27 डिग्री सेल्सियस था और बाद में वो सपोज करिए कि 227 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर ऐसा हुआ है किसी भी सब्सटेंस का ओरिजिनल टू फाइनल में टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज कर जाए, बढ़ जाए या कई बार घट भी जाता है। आपने कोई एक सब्सटेंस लिया था 27 डिग्री सेल्सियस पे और पोस्ट रिएक्शन आपको मिला कि वो सब्सटेंस ठंडा हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। चेंज अगर हुआ है टेम्परेचर का तो भी मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि ये जो चेंज है वो किस तरह का चेंज है? ये एक केमिकल चेंज है। चेंज इन टेम्परेचर के अंदर हमें दो टाइप ऑफ रिएक्शंस को देखना होता है। पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है मैं यहां लिख देता हूं, वो पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? एक को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और टेम्परेचर की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये दोनों टर्म जरूर समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्म, एक्सो मतलब क्या होता है, थर्म मतलब क्या? थर्म वर्ड वहीं आता है जहां टेम्परेचर उससे एसोसिएटेड है। थर्म मतलब होता है हीट, और हीट टेम्परेचर की वजह से ही आता है। ये हीट वाले चैप्टर में आप फिजिक्स में
पढ़े होंगे या शायद इस साल आप पढ़ने वाले होंगे कि हीट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जहां होगा वहीं पे हीट जनरेट होता है। तो थर्म मतलब हीट, एक्सो मतलब चेंज के बाद जो चेंज हुआ है उसकी वजह से कुछ हीट सिस्टम से बाहर निकला है। अगर सिस्टम से हीट बाहर निकलेगा तो सिस्टम ठंडा हो जाएगा। सिस्टम अगर ठंडा हुआ तो आपका जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसका टेम्परेचर ज्यादा था और जो आपका फाइनल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कम है, तब ना ये गर्म है और ये ठंडा। ठंडा तभी होगा जब यहां से हीट क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे चेंज के दरमियान हीट सिस्टम से बाहर निकलता है और जैसे ही हीट सिस्टम से बाहर निकलेगा टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। डन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में चेंज को कराने के लिए वी रिक्वायर सम हीट, आपको हीट देना होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप सिस्टम में यानी चेंज कराने के लिए हीट देते हैं। द मोमेंट आप हीट सिस्टम में दे रहे हैं तो ओरिजिनली सब्सटेंस ठंडा था और फाइनली सब्सटेंस क्या हो गया, गर्म हो गया। द मोमेंट गर्म होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर जब कभी भी होगा इसी दो तरह के रिएक्शन वहां पे आपको देखने मिलेंगे, या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा नहीं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जहां कहीं भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पे चेंज इन टेम्परेचर 100% होगा। और चेंज इन टेम्परेचर मतलब केमिकल चेंज वहां पर हुआ ही हुआ है। ठीक है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज सम केसेस प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए प्रेसिपिटेट क्या चीज है। कई सारे रिएक्शन हमने ऐसे देखे हुए हैं जहां पे येलो कलर का या फिर पिंक कलर का या फिर ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का एक ऐसा टाइनी सब्सटेंस है जो आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे जाकर जमा हो जाता है, या जब तुरंत से अगर फॉर्म हुआ है तो पूरे उस जो आपका टेस्ट ट्यूब होता है उसके अंदर वो घूमता रहता है, जिगजैग मूवमेंट करता रहता है। जहां कहीं भी प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हुआ है देन ऑल्सो हम 100% कह सकते हैं वहां पे कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज हुआ ही हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड जनरली इरिवर्सिबल। देखिए वर्ड उसने बड़े चालाकी से लगाया है, जनरली मतलब ज्यादातर वो इरिवर्सिबल है। पर ये मैं नहीं कह सकता कि सारे दुनिया के केमिकल चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल भी हैं, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। वहां पे आपको रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन उसके पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें ज्यादा पता चलता है। पर एज ऑफ नाउ क्लास 10th में आपको क्या पता होना चाहिए, जनरली यानी ज्यादातर केमिकल रिएक्शन जो है या केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट नेचर का होता है और वो इरिवर्सिबल है, यानी एक बार अगर चेंज हो गया तो वापस से हम जो प्रोडक्ट बन गया है वो वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको मैं फिजिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया कि ये 6 जो पॉइंट्स हैं अगर इसमें से कोई एक भी एक्सेप्ट दिस वन, फिजिकल स्टेट सिर्फ फिजिकल स्टेट से हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसमें से कोई 2 या कोई 3 या कोई 4 या सारे के सारे अगर आपको दिखाई देते हैं किसी भी चेंज में, तो मैं 100% कह सकता हूं कि वो चेंज कैसा है, वो एक केमिकल। नेक्स्ट चीज हमें समझनी है वो क्या है, वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज जहां कहीं भी होता है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब आप किसी भी सब्सटेंस को, जो ओरिजिनल सब्सटेंस जब आप जिसको लेकर रिएक्शन को प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। दैट सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्टेंट। जिसको लेकर या जिन सारी चीजों को लेकर आप रिएक्शन को स्टार्ट किए या चेंज को स्टार्ट किया उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। और कुछ कंडीशन कई बार लगती हैं, कई बार टेम्परेचर लगता है, जैसा मैंने आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल दिया। कई बार टेम्परेचर लग जाता है, कई बार हीट लगता है, कई बार कुछ हम कैटलिस्ट डाल देते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा अगले लेक्चर में या शायद उसके बाद वाले लेक्चर में कि वो कैटलिस्ट क्या है, क्या चीजें और उस पर ऐड की जाती है। पर अल्टीमेटली जब एक रिएक्टेंट को अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब जो मिला, जिस चीज को हमने उस चेंज के बाद प्राप्त किया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट।
तो reactant under some specific condition when is converted into some product या one product या more than one product, then that particular change is known as chemical reaction. Chemical reaction एक change है. Chemical reaction is a type of change. इस definition को लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा. Chemical reaction is a type of change, is a type of chemical change in which few substances originally taken known as reactant is converted into some other different substance known as product under some specific condition. बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक कंडीशन. स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब होता है आपने टेम्परेचर दिया, आपने कैटलिस्ट लगाया, आपने कुछ एक इनिशिएटर दिया, बहुत सारी चीजें होती है जो हम वहां पर डाल के रिएक्शन को स्टार्ट कराते हैं. तो ये डेफिनेशन है. केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन व्हिच सम इनिशियल सब्सटेंस जो आपने लिया था दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू सम सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. वो रिएक्टेंट में एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट में एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है. अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अब केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट व्हेन चेंजेस टू product is this whole equation is known as chemical reaction. ये chemical reaction है. ठीक है. अब जहां कहीं भी chemical reaction आएगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं. व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन? पहला जो मेथड है रिप्रेजेंट करने का उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. पहला जो है उसे क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन कहते हैं. और दूसरा जो उसे क्या कहते हैं? सिंबल इक्वेशन कहते हैं. पहला इज वर्ड इक्वेशन एंड दूसरा इज सिंबल इक्वेशन. व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? व्हेन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वर्ड. मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं. अ सॉलिड मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इट गिव्स magnesium oxide. Solid magnesium when react with oxygen gas it gives magnesium oxide. ये जो हमने वर्ड में इस लाइन को बोला है या वर्ड में मैं इसे लिख दूं तो this becomes an example of words equation. और इसी चीज को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे लिखना होगा Mg solid when react with oxygen gas it gives magnesium oxide. और ये भी सॉलिड नेचर का ही होता है. और इसको जब आप ये रिएक्शन आपने लिख दिया और अगर वर्ड फॉर्म की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा Mg2+. ठीक है. ये वर्ड इक्वेशन हो गई और ये सिंबल इक्वेशन हो गई. ठीक है. तो वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं? वर्ड इक्वेशन में वर्ड्स की मदद से जब हम लिखते हैं किसी इक्वेशन को दैट बिकम्स अ वर्ड इक्वेशन. और जब किसी इक्वेशन को हम सिंबल की मदद से लिखते हैं देन इट बिकम्स अ सिंबल इक्वेशन. अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड इक्वेशन. अब देखिए केमिकल इक्वेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? इक्वेशन जहां कहीं भी लगा हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन वर्ड जहां कहीं भी लगा हो, ये वर्ड इज इक्वल टू से निकल के आया है. थोड़ा सा मैं मैथ्स में जा रहा हूं, अभी आपको केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूं पर थोड़ा सा एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको समझता हूं.
अब देखिए हम लोगों ने ना पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। अब पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन भी पढ़ा था और लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा था। लीनियर एक्सप्रेशन क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन मतलब एनीथिंग व्हिच इज रिटन ओनली इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल विदाउट इज इक्वल टू साइन। आप वहां इज इक्वल टू नहीं डाल रहे, ठीक है। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, पर इक्वेशन वर्ड जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होता है जहां कहीं भी इज इक्वल टू साइन लग जाए, द मोमेंट एन इज इक्वल टू साइन इज देयर, इसका मतलब वो क्या है? एक इक्वेशन है। जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं ना लीनियर इक्वेशन में 3x + 5 = 7, आपने द मोमेंट इसे इज इक्वल टू लगा दिया, अब ये क्या हो गया? ये एक इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर सही सिंपली 3x + 5 लिखा हुआ है, इज दिस अ इक्वेशन और एक्सप्रेशन? दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैथ्स नहीं पढ़ाते हुए मैं आपको साइंस की तरफ ले चल रहा हूं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन जहां इज इक्वल टू लगा होता है उसे इक्वेशन कहते हैं। अब इसका काम केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में इक्वेशन क्या करने आएगा? अब देखिए, जब कभी भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके दो पार्ट हैं, एक रिएक्टेंट साइड है और दूसरा प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड हमेशा LHS पे होता है, आपको मैंने लिख के दिखाया ना अभी। रिएक्शन साइड कहां होता है? हमेशा LHS पे होता है। रिएक्टेंट, रिएक्शन लिखें या रिएक्टेंट लिखें, रिएक्टेंट, और उस तरफ क्या लिखते हैं हम? प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन एक केमिकल इक्वेशन भी है, तो रिएक्टेंट में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उसका जो मास होता है वो अगर प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो किस तरह का इक्वेशन है? वो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस का मतलब दोनों पल्ला बराबर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो? सेम हो। लेकिन अगर वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं है, इसका मतलब अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड मतलब एक तरफ का पल्ला ऊपर है और एक तरफ का पल्ला नीचे, जो भी हो जाए, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी होता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन मतलब मास प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ रिएक्शन is not equal to the mass present on the right hand side of a reaction. एक केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो मासेस हैं या जो भी सब्सटेंस हमने लिया उसका जो टोटल मास है, अगर वो राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट साइड पे जो भी हमने लिया है उस साइड के मास के बराबर नहीं है, then we call it as a unbalanced chemical equation. और फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन होगा the mass present on the reactant side of a particular chemical reaction is equal to the mass present on the product side of a chemical reaction is known as balanced chemical reaction. और ये balanced chemical reaction या ये जो हम बात कर रहे हैं unbalanced chemical reaction, एक्चुअली में होना क्या चाहिए? एक्चुअली में होना चाहिए हमें से एक रिएक्शन को बैलेंस्ड ही होना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सल लॉ कहती है कि मासेस दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, हमेशा कंजर्व होना चाहिए। तो होप कि आज जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं, चाहे वो केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट हो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके इक्वेशन, उसके वर्ड्स इक्वेशन हो या सिंबल इक्वेशन हो, या फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और कौन सा ऐसा लॉ है जो इस पर्टिकुलर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को गवर्न करता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आपसे बात की है। होप कि सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाए हैं वो समझ में आ गया है। अगर इसी तरह कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पानी है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं।